विजिबल है? यस मैम। तो जैसे अगर आपको कोई लेंथ मेजर करनी है, आप स्केल से मेजर करते हो ना अपने डेली यूज में। अगर आपको यस कोई बड़ी चीज मेजर करनी है तो आप क्या करोगे, इंच टेप लोगे, उससे मेजर करोगे, राइट? यस मैम। छोटी स्केल से मेजर करोगे। अब कभी कभी हमें ना बहुत छोटा जो डिस्टेंस है, अगर जैसे आपके यहाँ लेफ्ट साइड में जो ये फोटो दिख रही है आपको, इसमें क्या है, हमारा नॉर्मल डेली यूज का स्केल है, राइट? तो जो डेली यूज का स्केल होता है, उसमें सबसे छोटी डिवीजन क्या होती है, पहले मेरे को ये बताओ। 1 है मैम। मिलीमीटर। मिलीमीटर होती है ना? मतलब आप क्या करते हो, अगर आप उसमें मेजर करना चाहते हो तो आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर। क्या 1 मिलीमीटर से कुछ भी नहीं होता है? 0.5 मिलीमीटर। होता है ना 0.5 मिलीमीटर। या फिर अगर आप बात कर रहे हो, जैसे मैंने इतना सब कुछ बताया कि हमारे पास क्या है, माइक्रोमीटर है, ठीक है, या और कुछ और भी छोटे यूनिट्स हैं, तो मतलब वो भी तो मेजर करने होते हैं, तो उनको कैसे मेजर करते हैं? हाँ जी, वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल से, ठीक है। तो आज वो ये मैं बताऊंगी कि वर्नियर स्केल को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्केल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको। ये हमारा वो स्केल है जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, जिसमें ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का डिवीजन है, और ये छोटा सा जो एक चीज है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। कैसे पता चला है 1 मिलीमीटर है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। 10। अगर आप ये काउंट करो तो ये लाइंस भी 10 ही है, मतलब ये क्या है, 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। पर अगर मेरे को कोई आंसर बताना है कि 1 मिलीमीटर से भी छोटा, जैसे 0.5 मिलीमीटर के डिफरेंस में, कि मेरे को बताओ कि ठीक है, वो 2.5 मिलीमीटर है या 3 मिलीमीटर है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत छोटा हो गया, तो हम हर स्केल से उसे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर स्केल। ये हमारा जो है वर्नियर स्केल है, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसमें हमारे पास दो जॉज होते हैं, एक लोअर जॉ है, एक अपर जॉ है। और ये ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ है उससे क्या करते हैं हम लोग, टाइट कर सकते हैं उसे। और इसमें ना आप दो स्केल देखो, ये मेन स्केल तो वैसा ही स्केल होता है जैसा हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं, उसी के जैसा। मेन चीज तो इसमें वर्नियर स्केल है। तो इसको क्या करते हैं, जो ऊपर स्क्रू लगा हुआ है ना, उसके कारण क्या है, हम लोग उसे मूव कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। कौन सी चीज को, इसको हम लोग इधर और उधर मूव कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो को यहाँ पे भी ला सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बहुत छोटा सा एक जीरो है यहाँ पे, और अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इस जीरो को इस जीरो पे भी ला सकते हैं और अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। करते क्या हम लोग, यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी चीज रखूंगी मैं जिसका मेरे को साइज मेजर करना है। समझ आ रहा है ना सबको मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस यस मैम। हमने क्या किया, ऊपर के जो चीज है वो क्या है, हम लोग वहां से मेजर करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, जॉस के बीच में वो चीज स्टक हो जाती है, फंस जाती है, फिर हम उससे कम साइज मेजर करते हैं, ठीक है। अगर वो छोटी है तो हम इसको और इधर कर देंगे ताकि वो छोटे से डिस्टेंस में फिट हो जाए। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्लाइड, तो यूज करने के लिए क्या है, हमें ना ये देखना होता है कि कितने लाइंस मैच कर रही हैं। लाइंस मैच करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 5 6, अब मेरे को बताओ ऊपर वाली कितनी लाइंस मैच कर रही है नीचे वाले के साथ। जो ऊपर वाली लाइंस है उनमें से कितनी लाइंस मैच कर रही है नीचे वाली लाइन के साथ? 3 3 3 3 कर रही है। 4। यस मैम।
नहीं, सिर्फ 3 ही कर रही हैं। देखो, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। हाँ, 3 तो ही है। हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि जब मैंने इसे किसी भी पोजीशन पे रखा, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा और उसके बाद देख रहे हैं ये जो पूरा स्केल है उसकी कितनी लाइन मैच कर रही है इस वाले स्केल के साथ। ये हमारा मेन काम होता है कि हमें यहाँ इसकी तो रीडिंग हम इजीली ले लेते हैं कि ठीक है 3 आया, 3.1 आया, कितना है। पर मेन काम इस स्केल का है कि रीडिंग्स वो ध्यान से देखना पड़ता है बहुत कि कितनी लाइंस मैच कर रही है। ओके, जैसे अगर यहाँ पे देखो, ये जो है हमारे पास यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं हम लोग, एनिमेशन है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसकी पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत छोटा है तो वो कम होता जाएगा और ज्यादा है तो हम उसे बढ़ा सकते हैं। ये समझ आ गया मूव कैसे करता है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। फिर हमारे पास ये राइट साइड में जो बना राइट साइड में जो बना हुआ है वो क्या है, ऊपर हमारा मेन स्केल है, जो बड़े वाला स्केल है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और नीचे क्या है, वर्नियर स्केल है। अब मेरे को देखना है कि इनमें से कितनी लाइंस मैच करती हैं। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगी, इसमें चेक करते हैं। जैसे हमें ये चेक करना है कि ऊपर वाली कितनी लाइंस मैच कर रही है, नीचे वाली कितनी लाइंस मैच कर रही है। ठीक है, सॉरी गाइस, पता नहीं स्टॉक हो गई। बस 1 मिनट। चलो, जब तक ये बताओ कि वर्नियर स्केल में अभी तक जो मैंने बताया उसमें कितने जॉज होते हैं? 2। 2 जॉज 2। होते हैं। और कितने स्केल्स होते हैं? 2। 2 स्केल। 2। 2 का नाम क्या है? नाम इम्पोर्टेंट है। मेन स्केल और बर्निंग स्केल। मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। और हमें किसकी लाइंस मैच करनी होती है? मेन स्केल की बर्निंग स्केल के साथ। मेन स्केल की मैम वर्नियर स्केल दोनों। के साथ। ठीक है, जितनी लाइन हम मैच कर सकते हैं उतना ही हमारा आंसर क्या होगा, उतना ही एक्यूरेट आंसर आ सकता है। अगर कम लाइन मैच कर रही है तो कम हम छोटी वैल्यू कर सकते हैं, अगर ज्यादा लाइन मैच कर रही है तो हम ज्यादा छोटी वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। मैम वो पूरी 90 डिग्री के बराबर बराबर होनी चाहिए या 1 डिग्री या 2 डिग्री का फर्क हो सकता है? हाँ, हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो बहुत ही कम लाइन होती है, 1 2 होती है जो मैच करती है, वरना कभी कभी एक भी नहीं करती है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अपैरेटस जो होता है वो खराब हो रखा होता है कॉलेजेस में, तो हमेशा ना मैच भी नहीं करती है। तो 1 2 डिग्री का फर्क चलता है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें, ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कितनी लाइन मैच कर रही है? आप बोलोगे कि एग्जैक्टली तो एक भी मैच नहीं कर रही है, राइट? यस मैम। एग्जैक्टली एक भी नहीं कर रही है, पर हम एज्यूम करते हैं कि भी ये वाली मैच कर रही है, ये वाली मैच कर रही है। फिर ये जीरो पे जो जीरो रखा हुआ है वो भी मैच कर रहा है ना? तो उसके अलावा वो काउंट नहीं करेंगे, पर हम ये वाला भी हम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। पर जैसे ये है, ये वाला जो मैंने अभी बनाया, ये बहुत डिफरेंस है, तो ये वाला हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, ये हम लोग नहीं लेंगे। ये करेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर क्या ये मैच कर रहा है ये दोनों? अरे यार, 2 मैम। ठीक है। तो अगर आप देखो तो सारी रीडिंग्स मैच नहीं कर रही, कुछ ही मेजरमेंट मैच करती है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसमें, तो 0, 5, 10, 10 क्या है मेरे यहाँ पे वर्नियर स्केल में डिवीजन है, और जो मेन स्केल है वो क्या है, मिलीमीटर के साइज में। तो मेरे को ये चेक करना होता है कितनी मेजरमेंट मैच कर रही है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेन स्केल में तो 10 mm तक पहुंच गई मैं, है ना, पर जो वर्नियर स्केल है, जो नीचे वाला स्केल है, वो तो सिर्फ 9 mm तक पहुंचा है। कहाँ तक पहुंचा है? 9 mm। सिर्फ 9 mm। तो जब मेरे को लीस्ट काउंट निकालना, लीस्ट काउंट का मतलब पता है किसी को क्या होता है? जब आप प्रैक्टिकल करोगे स्कूल में, सॉरी स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, तो सीधा जाके पूछेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब है सबसे, जैसे लीस्ट काउंट क्या बोल रहे हैं, छोटी काउंट, सबसे छोटी है ना, वैल्यू। है ना। तो सबसे छोटे आप क्या मेजर कर सकते हो किसी स्केल में? जैसे अगर आप जो डेली स्केल यूज करते हो उसमें आप क्या मेजर कर सकते हो? 1 मिलीमीटर। ऐसी इस स्केल में क्या मेजर कर सकते हो, वो क्या है? हमारा लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग लीस्ट काउंट होते हैं कि उन्हें हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, PPT को stop कर देते हैं। मेरे को आप 2 मिनट दोगे बस? यस मैम, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, थैंक यू। अब दिख रहा है सबको? होपफुली ये यस सब मैम। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेन स्केल डिवीजन थी मेरे पास
एक एक mm की, और वर्नियर स्केल डिवीजन थी मेरे पास वो भी एक एक mm की, पर उसकी 10 इसकी 9 के साथ मैच कर रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट, इसमें क्या है मेरे पास 10 वर्नियर यूनिट जब ले रही हूँ मैं, तो कितनी बन रही है 9 मेंस की यूनिट, मतलब इसकी जो 10 है वो उसकी 9 के इक्वल बन रही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई मेरी? यस मैम। तो अगर मैं इस 10 को राइट साइड ले जाऊं तो एक वर्नियर यूनिट में कितनी मेंस की यूनिट आ रही है 9/10, ठीक है, तो 0.99। तो जो गैप होता है मेरे पास एक मेन स्केल रीडिंग में और एक वर्नियर स्केल की रीडिंग में, वही होता है लीस्ट काउंट, कि मैं सबसे कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है 1 mm में से मैंने 0.9 मिलीमीटर को माइनस कर दिया, तो 0.1 मिलीमीटर तक हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल से, जिसमें अगर मेरे पास 9 डिविजन्स है जो 10 के साथ मैच हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 9 मैंने इसकी डिवीजन ली है और 10 उसकी ली है। अगर मान लो कि मेरे पास एक ऐसा स्केल होता है जिसमें मेरे पास मेन में तो है 20 लाइंस, है ना, और जो नीचे वाली है उसकी तब तक सिर्फ 19 हो रही है, तो मैं लिखती 19/20, ठीक है। ऐसे चेंज हो जाता है। ये इस पर्टिकुलर स्केल के लिए मैंने क्या लिखा है 9/10 लिखा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि अगर मेरे पास n में वर्नियर स्केल में डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो, n अगर वर्नियर स्केल में डिवीजन है और m मेन स्केल डिवीजन में, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके अंदर क्या था, 10 जो वर्नियर स्केल की डिवीजन थी वो किसकी इक्वल थी 9 मेन स्केल डिवीजन की इक्वल थी। तो अगर मैं एक वर्नियर की निकालूंगी तो m/n जैसे यहाँ पे था 9/10, तो ये मेरा पास वो तो जनरल केस था 9 और 10 का। अगर कोई और डिवीजन है तो ये उसके लिए फॉर्मूला है लीस्ट काउंट के लिए, 1 लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m/n। कोई पेपर में मेन स्केल नहीं बोलेगा, MSD और VSD बोलेंगे, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि P का मतलब वर्नियर है, M का मतलब मेन स्केल है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ओके, यस मैम। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास क्या है यहाँ पे मेरे को निकालना है कि टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केल का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो तो आप इजीली निकाल सकते हो, 3 है 4 है क्या है, और बाद का कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो मेन स्केल तक जहां तक हमने पहुंचा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो यहाँ तक हमारा मेन स्केल था, उसके बाद वो वर्नियर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो रीडिंग है उसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ MSR। अब उसमें मैं ऐड करूंगी जो रीडिंग मेरे पास इस पार्ट से आ रही है, ठीक है। अब उस पार्ट की रीडिंग कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट निकालना समझ आ गया सबको कैसे निकालेंगे, है ना। यस मैम। तो जैसे अगर मेरे पास 0.01 यहाँ पे मिलीमीटर, ये मेरे पास अगर मेरे पास लीस्ट काउंट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने देखा कि 3 लाइन मैच कर रही है बस, तो लीस्ट काउंट को मैं इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसको जो मेन स्केल वाली रीडिंग है उसमें ऐड कर दूंगी। समझ आ गया? जो मेन स्केल की है वो एज इट इज निकाल लेंगे, और वर्नियर की रीडिंग निकालने के लिए कितनी लाइन मैच करनी है वो देखना है, और लीस्ट काउंट कितना है वो देखना है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर इसको करने का सिर्फ यही एक तरीका है और आप तरीके से नहीं निकाल सकते। बस मैम सही, वो कॉलेज में डायरेक्ट आपको बोलेंगे कि आपको इतना भी नहीं आता है, तो आपने क्या किया, चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वो बहुत गुस्सा करते हैं। मैम 0.01 मिलीमीटर को हाँ बोलो। हम 0.001 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन दिया है हमने कि एक वर्नियर है जिसमें 1 मिलीमीटर मार्क का है छोटा से छोटा डिवीजन मेन स्केल में, और उसके जो 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल के वो 16 के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे वहां 9 और 10 था, यहाँ पे क्या है 16 और 20 है, तो हमें बताना है लीस्ट काउंट कितना है। तो इसमें देखो इन्होंने क्या किया, वंस मेन स्केल डिवीजन कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर, और n की वैल्यू मेरे पास 20 है, m की वैल्यू 16 है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करा, लीस्ट काउंट क्या आ गया 0.2, और यूनिट वही रहेंगी जो मेरे पास MSD में यूनिट है, मतलब यहाँ पे आ गया 0.2 मिलीमीटर। क्लियर है लीस्ट काउंट कैसे निकाला है यहाँ पे? यस मैम।
अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये मेरे पास है मेन स्केल, ये है मेरे पास वर्नियर स्केल। तो मेरा वर्नियर यहाँ से शुरू हो रहा है, उससे पहले की रीडिंग मैंने क्या करनी है, एज इट इज लेनी है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, जीरो से जस्ट पहले, हमें पॉइंट्स नहीं लगाने उसमें। इन्होंने क्या किया, जीरो से जस्ट पहले जो भी पूरा होल नंबर आ रहा है, जैसे 27 आ रहा है यहाँ पे, तो हमने नीचे क्या लिख दिया, 27 लिख दिया मेन स्केल रीडिंग। अब हमें लीस्ट काउंट देखना है, तो लीस्ट काउंट के लिए मैंने देखा कि भाई इसकी जब 9 यूनिट, इसने इन्होंने जैसे लीस्ट काउंट लिया यहाँ पे 0.1, 9 और 10 वाला ही केस लिया है इन्होंने, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे तो इसकी 10 उसके 9 के बराबर होती है। ठीक है, तो 0.1 मैंने यहाँ पे लीस्ट काउंट निकाला। अब मेरे को ये देखना है कि कितनी लाइन मैच कर रही है इसमें, तो मेरे को फटाफट देख के बताओ कितनी लाइन मैच कर रही है। 1 1 बोला, 2 मैम 2 एक मिनट। 2, एक तो ये वाली प्रॉपर मैच कर रही है, एक ये वाली, फिर और तो कोई मैच कर ही नहीं रही है, बस यही दो मैच कर रही हैं। पर आप अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने आंसर में 6 मिलीमीटर ले रखा है, 6 ले रखा है, पर अगर आप एक्यूरेट आंसर चाहते हो तो आप 6 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ये है कि ठीक है आंसर को मैनिपुलेट करना है कि ठीक है मेरा तो आंसर गलत आ रहा है, तो मैं ना लिख देता हूँ यहाँ पे 5 से मैच कर रहा है ताकि आंसर मैच हो जाए, तो उससे गड़बड़ बढ़ जाती है पर आंसर प्रॉपर नहीं आता है। ठीक है, तो वो पेपर में आपको ऐसे मैच करने को नहीं देंगे। अभी जो टेस्ट है संडे को भी, एमसीक्यू में भी वो आपको बता देंगे कितनी मैच कर रही है, क्योंकि आपके पास स्केल तो है नहीं कि आप असली में मैच कर सकते हो, तो आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि भाई कितनी कोइंसाइड कर रही है लाइंस। ठीक है, तो मैम जैसे इसमें हाँ बोलो। एक्यूरेट, मैम जैसे इसमें एक्यूरेट एक ही मैच करे तो हम इसको मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्यूरेट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो एक्यूरेटली तो एक ही कर रही है, पर इतना एक्यूरेट नहीं देखना होता क्योंकि कभी कभी जीरो भी आ जाती है, तो हम क्या, ऑलमोस्ट 1 या 2 तो आ जाती है कि इतना वेरिएशन चल जाएगा जितना इन दोनों में है, पर उससे ज्यादा ना ज्यादा ही हो जाता है, फिर आंसर में बहुत एरर आता है। ठीक है, यस मैम। ये पेपर में तो ये यूज नहीं होगा लाइंस देखना, क्योंकि वो नंबर बताएंगे, पर आगे के लिए काम आएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, एक बार सब लोग क्वेश्चन रीड करो। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। कैलिब्रेटेड मतलब जो मेन स्केल है वर्नियर का वो mm में बना हुआ है, जिसमें 19 डिवीजन मेन स्केल के किसके इक्वल है, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब जैसे पुराने केस में था कि जो 10 डिवीजन थी वर्नियर की वो 9 के इक्वल है, यहाँ पे 20 19 के इक्वल है, तो चेंज हो गया, हमेशा लीस्ट काउंट सेम नहीं आता। अब मेजर करने, हमने क्या मेजर करना है, एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है, तो हमने क्या करना है, जो सिलेंडर है हम उसको उसके बीच में रखेंगे। ठीक है, और अब हमने देखा कि जो मेन स्केल है वो 35 पे पहुंच गया, मतलब 35 मिलीमीटर पहुंच गया, और जो 4th डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो हम अभी लीस्ट काउंट फाइंड करना है और रेडियस। तो ये देखो लीस्ट काउंट के लिए तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया कि 19/20 करके और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। हमने पहले क्या किया कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 19 मेन स्केल डिवीजन, फिर फ्रैक्शन निकाला 19/20, और एक मेन स्केल डिवीजन कितना था, 1 mm का था, तो 0.1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाला, और इन दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड कर दूं तो मेरे पास लीस्ट काउंट आ गया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो मेन स्केल में रीडिंग आ रही थी 35 mm, उसने क्या कहा था 35 लाइन मैच कर रही है, तो इतना समझना पड़ेगा कि 1 mm की एक लाइन है तो 35 लाइन मतलब 35 mm। उसके बाद उसने ये भी बोला था कि 4 लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो मैंने क्या किया 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.005 से, ताकि आंसर में मैंने उसको ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर है 3.52। अब ये ध्यान रखना कि हमें रेडियस निकालना था, डायमीटर नहीं। तो अगर आप उस चीज को उसके बीच में रखोगे, जैसे अगर यहाँ पे ये जगह है, आपने यहाँ पे सिलेंडर रखा है, तो वो पूरा बता रहा है, वो एक्चुअली में आपको डायमीटर बता रहा है, तो अगर आपको रेडियस निकालना है तो उसका हाफ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये गलती मत करना कि आपने डायमीटर निकाल के छोड़ दिया, रेडियस पूछा है तो उसका हाफ करना पड़ेगा फाइनल आंसर में। अब देखो कुछ एरर होते हैं, जीरो एरर। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम लोग उसको मूव करके जीरो पे जीरो ला सकते हैं ना। अब हमेशा जीरो जीरो मैच नहीं होता कि वो दोनों दीवार के तो चिपक गए, पर उन दोनों का जीरो मैच नहीं हो रहा है। कि मैंने क्या किया, जो स्केल था वो ऐसे अरेंज कर दिया कि वो दोनों यहाँ पे स्टिक हो गए। पर अगर आप ध्यान से देखो, इसका जीरो और इसका जीरो मैच नहीं करता है। उसका मतलब क्या है, जीरो एरर। जैसे मान लो आप वेइंग मशीन पे खड़े हो रहे हो और वेइंग मशीन बिना किसी चीज के खड़े हुए हुए 5 किलो दिखा रही, तो अगर आपका वेट 50 है तो 55 आएगा, है ना। मतलब वो 5 किलो की वैल्यू फालतू दिखा रही है। वहीं अगर वो वेइंग मशीन -5 दिखा रही है तो आपका वेट क्या आएगा, 45। 45 आएगा। मतलब वो 5 कम दिखा रही है। तो ना तो जीरो से ज्यादा होना चाहिए, ना तो जीरो से कम होना चाहिए। वो क्या होता है, मेरा जीरो एरर होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द मेन स्केल देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव जीरो एरर। तो जैसे अगर आपका 55 वेट आ रहा है, उसमें से आप क्या करोगे, -5 कर दोगे अगर वो आगे भाग रहा है तो। और अगर वो पीछे भाग रहा है तो आप क्या करोगे, जितना पीछे भाग रहा है उसको आप प्लस कर दोगे। तो मैंने क्या लिखा है, करेक्ट रीडिंग क्या होती है, जो भी आपका आंसर आया, या तो आपको उसमें उतना प्लस करना पड़ेगा या उतना माइनस करना पड़ेगा। समझ आ गया ये पॉइंट? हमें जीरो Yes, एरर ma'am. होती है, स्केल में खराब होता है, ये होता है। क्या बोलते हो कुलभूषण? मैम जैसे कि जीरो एरर है तो मतलब ये स्केल खराब होता है। हाँ, जीरो एरर है मतलब स्केल प्रॉपर नहीं बना हुआ है, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी बनाने में, क्योंकि एक्चुअल में तो वो जीरो के जीरो नीचे होना चाहिए। प्लस क्या होता है, जब आप ना बहुत बार उसे यूज करते हो तो उसके अंदर या तो रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, या फिर उसका स्क्रू बहुत टाइट हो जाएगा। तो या फिर वो जो जिस मटेरियल का बना हुआ है, अगर स्टील का बना हुआ है तो कभी कभी वो फूल जाता है, तो उसके कारण भी एरर आ जाता है। ठीक है। यस तो हमारे पास देखो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। इसमें क्या है, जो नीचे वाला स्केल है वो आगे भाग रहा है कंपेयर टू ऊपर वाले स्केल के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग रीडिंग्स में क्या करेंगे, जितना आगे वो भाग गया उसको मैंने माइनस कर दिया। जैसे पहले से ही 5 था तो मैंने क्या किया था, 55 में से 5 को माइनस कर दिया था। बाकी रीडिंग में कोई चेंज नहीं, वैसे का वैसे निकालेंगे। ठीक है। फिर अगर नेगेटिव जीरो एरर है मतलब वो पीछे भाग रहा है, तो जितना पीछे वो गया हुआ है उतना ही मेरे को ऐड करना पड़ेगा। समझ आ गया? मैम, हाँ जी। ये तो थोड़ा सा आगे पीछे, तो हम ऐसा कैसे पता लगाएंगे कि ये कितना आगे है कितना पीछे है? कितना आगे कितना पीछे, देखो इसमें मेंशन है कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर में हमें ये देखना है कि कितना कोइंसाइड हो रहा है, कितनी लाइंस लीस्ट काउंट कोइंसाइड हो रही है। वर्नर वही जो पहले हम डिविजन चेक कर रहे थे, वही चेक करना है कि कितना ज्यादा। एक सेकेंड, करना क्या है हमें, एक तो चीज है कि मैंने यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है ना, तब ये स्केल कहीं और आ गया और कुछ लाइन कोइंसाइड कर रही है। ये जो कह रहा है उसका कहने का मतलब क्या है, जब ये जीरो जीरो पे है तब कितनी लाइन कोइंसाइड कर रही है, उससे निकाल सकते हैं कि कितना गड़बड़ है। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। तो जब तक कोई चीज नहीं है, जब अगर मैं लाइंस मैच करके देखूं तो उससे पता चल जाएगा गड़बड़ कितनी है, और जैसे ही कोई चीज लगा दे तो उससे फिर मेरे को आंसर मिलने लग जाता है। अब देखो एक और डिवाइस है स्क्रू गॉज। अगर आप अपना बाल लो एक, तो आप बता सकते हो कितना मोटा है या उसका रेडियस कितना है? नहीं ना, वो और भी छोटा डिस्टेंस है, और भी छोटा साइज है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए, ऐसे मतलब ऐसी साइज बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज, स्क्रू सबको पता है, हम ऐसे ऐसे करते हैं वो दीवार में फिक्स हो जाता है, या किसी भी चीज में जिसमें हमें लगाना है उसमें फिक्स हो जाता है ना। स्क्रू गॉज भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ऐसे चाबी से घुमाती हूँ और वो मेरे को साइज बताता जाता है। कैसे बताता है, चलो देखते हैं। ये देखो जैसे एक स्क्रू होता है वैसे से घूम रहा है, और फिर हमारे यही सेम प्रिंसिपल है, बिल्कुल सेम जैसे स्क्रू घूमता है। अब देखो हम इसमें एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, पिच। पिच क्या होता है, जैसे ये स्क्रू अगर आप ध्यान से देखो ऐसे बना हुआ है स्क्रू, यस मैम। तो ये जो हर एक सर्कल है, ये इतना सा पोर्शन, ये जो यहाँ पे है छोटा सा, इसका साइज क्या है, उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। समझ आ गया पिच किसको बोलते हैं? यस
कि अगर मैं इसको एक बार घुमाऊं तो कितना आगे जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बैंड्स या डिस्टेंस मूव्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। क्लियर है ये पॉइंट, पिच किसको बोलते हैं? यस Yes, ma'am. ठीक है। अब ये हमारा बेसिकली स्क्रू गॉज है। इसमें क्या होता है, जैसे उस केस में तो हम लोग वहां पे यहाँ पे सब्सटेंस रखेंगे जो भी हमें मेजर करना है। इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा नहीं, बिल्कुल पतला सा क्या करेंगे, जैसे बाल है वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ऐसे रख देंगे और क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे घुमाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, तो ये पार्ट आगे जाता जाएगा, इधर जाता जाएगा। अब जैसे जैसे घूमता जाएगा ये स्केल भी चेंज होता जाएगा, और वही हमें चेक करना है कि भाई कितना आगे जा रहा है और इसको हमें कितनी बार घुमाना पड़ रहा है। तब कैसे चेक करेंगे, एक सर्कल, मान लो कि आप एक पार्क में हो, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्री है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपने एक सर्कल कंप्लीट करा? जब ये ट्री वापस आएगा तभी पता चलेगा ना, करेक्ट? यस मैम। Yes, तो ma'am. जैसे जैसे इस Yes, केस ma'am. में जैसे मान लो 75 पे है, हमें को बताना है कि भाई, अब मेरे को बताना है कि ये सर्कल कब कंप्लीट हुआ, जब ये वापस से 75 पे आएगा, मतलब एक पिच और एक सर्कल कंप्लीट हो गया ना, यस है ना? तो मैंने एक बार घुमाया फिर 75 आ गया, फिर घुमाऊंगी तो फिर 75 आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. और जैसे जैसे मैं घुमाती जाऊंगी ये स्केल भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि जैसे उस स्क्रू की तरह वो अंदर घुसता जाता है तो उसकी रीडिंग्स भी बदलती जाती हैं। ये देखो यहाँ पे क्या, ये जो है ये मेरे पास थिम्बल जिसको मैंने बोला है उसको मैं घुमाऊंगी, और इस स्लीव पे जो रीडिंग है उसके कारण वो चेंज होती जाएगी। वो आगे जाएगा 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग छोटी बात कर रहे हैं, छोटी चीज मेजर कर रहे हैं। तो जब तक वो बड़ी है तो बड़ा साइज दे रहा है, अगर वो और पास होता जा रहा है तो मतलब ये कम हो रहा है ना, ये वाला स्केल इसका साइज कम होता जा रहा है, मतलब वो और छोटी चीज का साइज बताता जा रहा है। हमें क्या करना है, चूड़ियों को घुमाता जाना है, उसका साइज बिल्कुल छोटा से छोटा निकालना है। ठीक है, मैम यूनिट मिलीमीटर लगेंगे मैम भी? हाँ यूनिट मिलीमीटर ही लगेगी यहाँ पे भी, पर मिलीमीटर से भी बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे तभी आप देखना कि कितना हो जाएगा। देखो ये एक स्क्रू गॉज है, अगर आप देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ये मैंने बॉल रखी हुई है यहाँ पे जिसका मेरे को डायमीटर फाइंड करना है। मैंने वहां से घुमाया, रैचेट की मदद से चूड़ी घुमा रही हूँ और वो स्केल कम होता जा रहा है। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा है, पिच ऑफ द स्क्रू। जैसे मान लो कि आपने 10 चक्कर लगाए पार्क के और आपने टोटल डिस्टेंस कितना मूव करा, 20 किलोमीटर। ठीक है, आपने एक सर्कुलर पार्क था, आपने उसके ना 20 चक्कर लगा दिए, सॉरी 10 चक्कर लगा दिए और 20 किलोमीटर मूव करा, तो एक चक्कर में कितना किलोमीटर मूव करा? 2 किलोमीटर, राइट? तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला कि टोटल डिस्टेंस कितना मूव करा और कितने चक्कर लगाए, उसी से मेरे को ये पता चल जाएगा कि एक चक्कर में कितना मूव करा। ये फॉर्मूला समझ आया सबको, कैसे आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर अब मेरे को लीस्ट काउंट निकालना है कि कितना सबसे कम से कम वो डिस्टेंस मेजर कर सकता है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी पिच है, पिच मतलब एक सर्कल में कितना घूम रहा है, अब मेरे को ये देखना है कि एक सर्कल नहीं, अगर मैं ये जो ये वाली चूड़ी है इसको मैं हल्का सा भी घुमाऊं तो वो कितना मेजर करेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, एक मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो यहाँ पे ये वाला स्केल है, इसका ये जो एक यूनिट है, ये कितना हमें डिस्टेंस बता सकता है, वो क्या है, मेरा लीस्ट काउंट है, कि मैं इसको इतना सा हल्का सा एक जो यूनिट है उसको घुमाऊं तो कितनी रीडिंग मेरी चेंज हो जाएगी। समझ गए? इस केस में लीस्ट काउंट क्या है? Yes, ma'am. ठीक है, एक सर्कल का तो पिच होता है, पर उस सर्कल का भी एक पार्ट वो कितना बता सकता है, वो मेरा लीस्ट काउंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू is defined as the distance moved by the tip of the screw when turned through one division, एक डिवीजन ऑफ किसका, जो सर्कल वाला स्केल है वो। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो मेन स्केल रीडिंग की तो वैसी की वैसी लेंगे। मेन स्केल मतलब
ये जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये जो ये वाला स्केल है, ये हमारा मेन स्केल, इसकी रीडिंग तो हम एज इट इज ले लेंगे। और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है वो क्या करेंगे, फिर से लीस्ट काउंट लेंगे कैलकुलेट करके फॉर्मूला, और हम देखेंगे कितनी लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं बेस लाइन के साथ। बेस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे इस लाइन के साथ जब मैं लूंगी कि कितने नंबर कितने पे आ रहे हैं, कि यहाँ का 15 आ रहा है, तो क्या उसके साथ मैच कर रहा है क्या इस वाले स्केल की रीडिंग्स। ठीक है, तो मेरे को फिर से कोइंसाइडिंग लाइंस लेनी है और फिर मेरे को पता लगाना है, उसी को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर। तो दोनों स्केल में एक चीज तो कॉमन है, वो क्या है, मेन स्केल की रीडिंग एज इट इज लेनी है, कि जैसे यहाँ पे 15 mm है तो 15 लिख दिया। उसके बाद देखना है कितनी लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसमें भी जीरो एरर होता है। जीरो एरर का मतलब अगर मैं इस केस में बताऊं कि अगर मैं इसका अगर जीरो कर रही हूँ तो क्या मेरे पास दोनों में जीरो हो रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, ये देखो नीचे, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले केस में जो सर्कुलर वाली हमारे पास स्केल है उसका जीरो, और जो मेन स्केल है बेस लाइन वाला उसका जीरो और उसका जीरो मैच कर रहा है, तो मतलब कोई भी जीरो एरर नहीं है, दोनों सही रीडिंग दे रहे हैं। पर सेकंड वाले केस में देखो कि भाई सर्कुलर वाला तो पीछे रह गया और जो जो दूसरे वाला है वो आगे भाग रहा है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो अगर आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, क्या बोलूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमा रहे हो तो ये जो सर्कुलर वाला है वो क्या कर रहा है, आगे भाग रहा है, और ये बेस वाला क्या है, पीछे रह गया है। करेक्ट Yes, ma'am. है ना? और इस नेगेटिव वाले में क्या हो रहा है, सर्कुलर वाला पीछे रह गया है और बेस वाला आगे भाग गया जीरो, जबकि एक्चुअल में जीरो का जीरो से मैच होना चाहिए था। तो वो ये कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ बेस लाइन, जब तक हमने कोई भी चीज नहीं रखी हुई है तो हमारा जीरो एरर हो जाएगा। पॉजिटिव एरर में मतलब सर्कुलर स्केल इस बेस लाइन के नीचे है। बेस लाइन समझ पा रहे हो आप क्या है, ये वाली लाइन है बेस लाइन, इसके नीचे है तो पॉजिटिव एरर है, इसके ऊपर है तो नेगेटिव एरर। ठीक है, अब इसमें रीडिंग कैसे लेनी है, वही है कि जब तक हमने कोई भी चीज नहीं लगा रखी है हमने देखना है कि कितने डिविजन कोइंसाइड हो रहे हैं और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। पॉजिटिव में उतना सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि वो उतना आगे भाग रहा है, और नेगेटिव में उतना ही ऐड करना है। इतना याद रखो, प्लस वाले में माइनस करना है, माइनस वाले में प्लस करना है। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास स्क्रू है जिसने कितना डिस्टेंस मूव किया, 1 मिलीमीटर 2 रोटेशन में। अगर पिच निकालनी है तो कितनी पिच आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल रोटेशन, तो 1 मिलीमीटर अपॉन 2 कर देंगे, है ना? Yes, ma'am. 0.5. ठीक है, अब मेरे को ये बता रखा है कि सर्कुलर स्केल में 500 डिवीजन है, मतलब जब उसने 500 डिवीजन पार करे तब जाके एक रोटेशन पूरा होगा। अब उसने पूछा लीस्ट काउंट क्या है, तो लीस्ट काउंट देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस ट्रैवल 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर है, तो पिच निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 1 मिलीमीटर और कितने चक्कर में, 2 में, तो मेरे पास आ गया 0.5 मिलीमीटर। अब देखो अगर मेरे को पता चल गया कि एक सर्कल में वो कितना कर रहा है 0.5, पर एक सर्कल कितने पार्ट से बना हुआ है, 500 पार्ट से, तो एक पार्ट किसके इक्वल होगा, 0.001 मिलीमीटर। तो जो आप लोग पूछ रहे थे कि आप 1 मिलीमीटर ही आएगा आंसर या 0.1 मिलीमीटर आएगा, तो देखो अब कितना छोटा हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 0.001। आप ड्रॉ भी नहीं कर सकते हो, अगर आप एक पेन से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो भी उससे बहुत ज्यादा मोटी है। ठीक है, इसीलिए हम स्क्रू गॉज यूज करते हैं ताकि हम बहुत छोटा जो साइज है किसी भी चीज का, बाल है, किसी पतली सी बहुत पतला ट्यूब है, कुछ है, तो उसका रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. ठीक है, मैं काम करती हूँ, दूसरे से कनेक्ट करती हूँ ताकि मैं, असाइनमेंट ट्राई करा है सबने? Yes, ma'am. असाइनमेंट ट्राई करा है? Yes, ma'am. करा है, कोई डाउट नहीं आया उसमें? No, ma'am.
ठीक है, ओके। तो मैं ना क्या काम करती हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराती हूँ अभी आपको, इसी में कर देती हूँ। चलो। आप लोग क्वेश्चन लिखो जब तक, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? T-1. करेक्ट, T-1। अब फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है मेरे पास लेंथ पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ पे, सेकंड चीज मास पर यूनिट लेंथ पे। तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, वो डिपेंड कर रही है लेंथ एल पे, फिर मास पर यूनिट लेंथ पे, इसको मैं लिख देती हूँ m, ठीक है। फिर थर्ड चीज वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे। टेंशन क्या होता है, अब मेरे को फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला क्या हो। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, स्टार्ट करो सब लोग, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी ने बताया नहीं? M1 L1 T-2. m1 l1 t-2, करेक्ट। जिसको नहीं पता है टेंशन का मतलब फोर्स ही होता है एक टाइप का, तो सेम फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फ्रीक्वेंसी है, वो डिपेंड कर रही है तीन चीजों पे, लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ। इतना ध्यान रखना, उसने मास पर यूनिट लेंथ बोल तो दिया है, पर उसके लिए सिंबल m ही यूज किया है। सिंबल m/l मत लेना, आंसर कभी भी नहीं आएगा। और टेंशन T, इन तीनों की पावर ले लेंगे, उसके लिए पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। जिन लोग को आता है वो खुद ट्राई करना, जिनको नहीं आता है उनकी हेल्प कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा T⁻⁻, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम इक्वल्स टू k। ये तो लेंथ ही थी l, तो l की पावर a लगा देते हैं, ठीक है। अब मास पर यूनिट लेंथ मतलब m/l, m की पावर 1, l की पावर -1, इसकी क्या पावर लगा देते हैं, सपोज b लगा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, टेंशन। टेंशन फोर्स का कौन बताएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? M1 L1 T-1. 1 l1 t-2, करेक्ट। तो वो लगा देते हैं m/l(t-2) और इसकी पावर c। अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं कि m की पावर तो यहाँ से b बची, l की पावर यहाँ से -b बची, यहाँ से m की पावर c, l की पावर c, t की पावर -2c। अब जो जो एक जैसे उनकी पावर पहले ऐड ही कर देते हैं, l l l, तीन l की टर्म्स हैं, तो l की पावर हो गई a + c - b। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और अब मेरे पास l तो हो गया, अब m की पावर कर देते हैं, m एक तो ये चीज है और एक ये है, तो b + c आ गया, और टाइम की पावर -2c। तो सबसे पहले हम कौन सा वेरिएबल बता सकते हैं? T. Ma'am, T. हाँ बताओ, t के लिए c की वैल्यू क्या आ गई? 1/2. c की वैल्यू आ गई 1/2, बिल्कुल करेक्ट। अब कौन सा निकालू, c पता चल गया तो B plus C. b + c। b + c किसके इक्वल है? 0. 0 के। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1/2. -1/2. -1/2। अब a के लिए निकालते हैं,
ए प्लस सी माइनस बी किसके इक्वल है? 0. 0 के। Zero. तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? +1/2 के बाद C. +1/2। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 0. ए की वैल्यू 0 आ गई। No, ma'am. -1. ए की वैल्यू आ गई -1। अब वापस से फॉर्मूला लगा देते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं, देखो न्यू लिखते हैं, ठीक है। तो न्यू इक्वल्स टू एल की पावर क्या है? -1। -1 मतलब वो डिनोमिनेटर में, तो k अपॉन एल। अब c की पावर क्या है? 1/2, मतलब टेंशन क्या है? रूट में है और पॉजिटिव रूट। फिर b की पावर -1/2, मतलब जो मास था वो रूट में तो है पर अपॉन में है। सबका ये फॉर्मूला आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, तो असाइनमेंट में ना एक क्वेश्चन था, x इक्वल्स टू कॉस करके कुछ, वो ट्राई करा था सबने? चलो उससे पहले मैं लिख देती हूँ। मान लो मैं कह रही हूँ ये है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। x मेरे पास है डिस्टेंस, a मेरे पास है, a क्या होगा? Acceleration. a एक्सेलरेशन बोला सबने। अच्छा, कॉस पता है क्या होता है ना? कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2. Root 3/2. √3/2। इसकी कोई यूनिट है? No, ma'am. No, ma'am. मतलब इस पूरे की कोई भी यूनिट नहीं है ना, हाँ मैम। पर a की यूनिट होगी। अब मैं कह रही हूँ कि लेफ्ट साइड में मेरे पास लेंथ है, राइट साइड में एक है a, और इस पूरे की कोई भी यूनिट नहीं है, m0 l0 t0। तो a की क्या यूनिट होनी चाहिए अगर डायमेंशनली करेक्ट है? तो L1. L. l1। तो a क्या है मेरे पास? लेंथ ही है यहाँ पे। a क्या है मेरे पास? लेंथ ही है। समझ गए कैसे करा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर कॉस साइन टैन कुछ भी है उसके साथ कुछ लगा है, मतलब वो उस पूरे की तो कोई यूनिट नहीं होगी, पर उससे पहले जो लगा हुआ है उसकी हो सकती है। अब ओमेगा क्या होता है? यहाँ पे जो W बनाया है, Angular velocity. Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होती है? T-1. Radian per second. रेडियन पर सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट। ओमेगा की होती है रेडियन पर टाइम, है ना? ठीक है, पर डायमेंशनल फॉर्मूला कर रहे हैं तो रेडियंस को हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ टाइम को लेंगे यहाँ पे। तो हमने लिखा टाइम इनवर्स, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? Time से. M से. Time से. तो क्या बचा यहाँ पे? इस पूरे की क्या यूनिट? 0. 0. 0 बची है ना। और अगर मैं यूनिट की टाइम टर्म्स में बताऊं, जैसा कि तांश ने बोला, मतलब इस पूरे में क्या बचा? रेडियंस बचा, बस एंगल बचा एक, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो एंगल तो हम डायमेंशनल फॉर्मूले में नहीं पढ़ते हैं तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो अब ये बताओ पी की क्या यूनिट होगी? डायमेंशंस। पी की डायमेंशंस क्या होंगी? अगर इस पूरे की Multiply कोई square. डायमेंशन नहीं है, क्या बोला गीता? 0. करेक्ट, 0 होगी। क्यों 0 होगी एकता? क्योंकि ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा. ये पूरा तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, पर रीजन क्या है? क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, है ना? तो अगर ओमेगा टी की कोई यूनिट नहीं है तो पी की भी कोई यूनिट नहीं होगी। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. अब मैं ना थोड़ा सा और कर देती हूँ। ये मेरे पास
ये P मेरे पास क्या है? प्रेशर है। अच्छा, ये E क्या है? किसी को पता है? इसेंट्रिसिटी। बहुत आगे चलेगा। Euler's number. इससे तो सिंपल है, इसेंट्रिसिटी से सिंपल है। Euler's number. एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सुना होगा सबने, यस मैम। है ना? तो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, ये सब चीजों में अगर मैं कोई भी वैल्यू दूं ना तो आंसर बस नंबर ही आता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। मतलब इस पूरे की जो भी नंबर आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। अब मेरे को बताओ पी नॉट की क्या यूनिट होगी? टी जीरो की। Zero dimensions. जीरो जो डायमेंशन। प्रेशर की होगी, क्या बोला एकता? जो प्रेशर की होगी। जो प्रेशर की होगी, क्यों? क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, पर लेफ्ट साइड में भाई प्रेशर रखा हुआ है, तो राइट साइड में भी कहीं से तो प्रेशर बनाना पड़ेगा ना, तो ये पी नॉट वो ही प्रेशर है, ठीक है। Yes, ma'am. दूसरी चीज, जो एक्सपोनेंशियल होता है ना उसमें हम लोग नंबर ही देते हैं, जैसे log 10 बोलते हैं ना, या फिर हम बोलते हैं कि कोई भी, अगर मैं बोल रही हूँ एक्सपोनेंशियल 2, तो हम लोग नंबर ही दे सकते हैं उसमें, ऐसा ही दे सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ टाइम बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ई लॉग ये सब स्क्वायर, इन सब में हम नंबर देते हैं। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ऊपर वाली चीज पूरा नंबर होना चाहिए, और टी मेरा टाइम है, टी मेरा क्या है? टाइम है, तो ये चीज क्या होगी? सोचो, थोड़ा मुश्किल दिया है मैंने, तो सोचो। Angular acceleration. नहीं, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी बोलते तो फिर भी चल जाता। Yes, ma'am. देखो मैं क्या बोल रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये लिखा हुआ था। ये जो पूरा है वो क्या है? एक नंबर बनना चाहिए, मतलब नो यूनिट, है ना? Yes, ma'am. और टी मैंने बताया क्या है? टाइम है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो नो मैम। मैम। ठीक है, तो मान लेते हैं अल्फा का मेरे को नहीं पता है, टी का तो क्या हुआ? m0 l0 टी की पावर 1 माइनस प्लस 1/2, इन सबको हम इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, उससे कंफ्यूज मत होना। अब इसकी क्या यूनिट होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, है ना? यस मैम। तो मैं ये लिख सकती हूँ m0 l0 t0। अब बताओ इसकी क्या यूनिट होनी चाहिए? टी -1। t -1, ताकि ये t और वो t क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, फिर क्या बचेगा? बस एक नंबर बचेगा ना, Yes, है ना? ma'am. आगे समझ कैसे बोला मैंने? -1, यस मैम। ठीक है। अच्छा, आज मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा, पीपीटी से पढ़ा रही थी ना, मैं वो भी शेयर कर दूंगी, उसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं और जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं वो भी मेंशन्ड है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो नोट्स के लिए, पढ़ने के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। और इस टेस्ट में इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो आज मैंने पार्ट पढ़ाया है वो नहीं आएगा, और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है यूनिट्स है, डायमेंशन है, एरर है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से कर लेना। पर असाइनमेंट अभी मेरे को एक और देना है, उसमें वो क्वेश्चंस होंगे उन टॉपिक से, तो डाउट्स हो तो आप वो भी पूछ सकते हो उनमें से भी, ओके। Yes. यस मैम। Yes, ma'am. तो आई थिंक आप लोग के साथ मेरी आज लास्ट क्लास है ना, टेस्ट से पहले, या कल भी है? मैम लास्ट है आज। अब आज लास्ट है। लास्ट है ना? हाँ, मंडे से Last है। तो आज लास्ट है। तो अगर मेरे को कोई डाउट है तो आप ना मेरे को व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, मैं आपको आंसर्स बता दूंगी, कोई भी क्वेश्चन हो तो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छे से करना टेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू और मैम। किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, टाइम है थोड़ा। नहीं है किसी को भी डाउट? नो मैम। No. ठीक है, हम पूरा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आएगा, तो ज्यादा ये नहीं है, बस क्वेश्चंस अच्छे से होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है फिर, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। Good night. Good night. हेमराज क्या बोल रहे हो आप? और टाइम को 1/298 नो अप्रोक्सीमेटली मैम, टाइम को एक सेकंड को डिफाइन किया जाता है 1/299 लाइट स्पीड से। हाँ जी, तो उसको 3 लाख क्यों नहीं लिखा जाता उधर? अप्रोक्सीमेटली क्यों नहीं लिखा जाता? यस मैम। क्योंकि देखो, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो क्या हमारे पास जब आप 1 सेकेंड बोल रहे हो तो आप बोलते तो 1 सेकेंड हो ना, आप कभी यूज करते हो कि 1/298? ये कभी आप यूज करते हो 1/298? नो मैम। आप तो यही बोलते हो 1 सेकेंड, है ना? यस मैम। तो जब हम लोग जैसे कंपेयर कर रहे हैं, आप ये तो नहीं बोलते हो कि 1 किलोमीटर क्या होता है 1001 मीटर, ऐसा नहीं बोलते ना। उसमें एग्जैक्टली चाहिए कि जब मैं दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास बोलते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, क्या मास होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.602। 9.1 इंटू 10⁻³ यस जी Yes, ma'am. जी, ठीक है। और अगर मान लो मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रही हूँ, एक का मास होता है 1.27, एक का होता है 1.26, होता है ना? यस मैम। हम वो 27 और 26 भी अलग अलग लिखते हैं ताकि ये बताने के लिए एक का ज्यादा है एक का कम है, क्योंकि पावर तो 10⁻27 है, उसमें इतना डेसिमल लग जाता है। पर फिर भी जब हम दो चीजें कंपेयर करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है? यस मैम। अब क्लियर है पॉइंट? यस मैम। गुड नाइट देन, बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट। Good night, ma'am.